तो टॉपिक है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो जैसे नाम से अपने को पता चल रहा है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम मतलब ओवरी का हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से जो सिंड्रोम बॉडी में डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है, व्हेन डॉक्टर परफॉर्म्स आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्लोमिफेन साइट्रेट का इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ब्रेन के अंदर जो अपना ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस पे ना रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के। ये जो साइट्रेट है अपना क्लोमिफेन साइट्रेट, ये जाके इसको एस्ट्रोजन के साथ कंपीट करके इसको इनहिबिट कर देता है, मतलब ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एलएच का लेवल बढ़ाता है और एफएसएच का लेवल कम करता है। अब एस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा तो एफएसएच का लेवल कम नहीं होगा तो इंक्रीज रहेगा, और जब एफएसएच का लेवल इंक्रीज रहेगा तो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनका स्टिमुलेशन होगा। तो उसमें क्या होता है ये जो ओवरीज है इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। तो जब एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जब हम लोग आईवीएफ करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उस समय या तो हम लोग वो ड्रग यूज़ करते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट, नहीं तो दूसरा तरीका एक और होता है, उसमें हम लोग एफएसएच की इंजेक्शन देते हैं डेली रोज़ पेशेंट को। तो उसके वजह से भी अपना फॉलिकल के स्टिमुलेशन बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 6 से 6 to 7 एंट्रल फॉलिकल्स डेवलप होते हैं नॉर्मली, नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल इंसान में, पेशेंट ने नॉर्मल इंसान में 6 से 7 फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल हर महीने डेवलप होते हैं। उसमें से एक आगे जाके डेफिनेटिव ओवम बनता है, उसमें से एक जाके डेफिनेटिव ओवम बनता है। लेकिन जब हम लोग आईवीएफ करते हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट एफएसएच के इंजेक्शन जब देते तो ये 6 से 7 एंट्रल फॉलिकल नहीं, उस समय क्या बनते पता है, 10 से 15 नॉर्मली सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर oocyte होता है, ओवम। 10 से 15, कभी कभी 20 भी बन जाते। तो जब 20 बन जाते हैं ना, उस समय ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है। तो कैसे होता है, अभी देखो हम लोग को ये पता है, जो फॉलिकल सेल होते, मान लो ये ओवम है, जोना पेलिसोडा, पोलर बॉडी, फॉलिकुलर सेल्स, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना होगा। तो जो फॉलिकल सेल होते हैं लोग क्या निकलते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये लोग क्या निकलते हैं, एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन अपने दिमाग में जाके काम करता है, जिसकी वजह से एलएच का लेवल बढ़ता है। एलएच का लेवल जब बढ़ता है और ऐसे एफएसएच का लेवल कम होता है नॉर्मली, तो एलएच का लेवल जब बढ़ता है तो ओवल्यूशन हो जाता है ठीक है, नॉर्मली। तो कभी कभी पेशेंट के अंदर जब 20 मतलब 20 ये फॉलिकल्स बन जाते हैं ना, 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, तो उसके जो ये जो सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है, ये लोग एस्ट्रोजन का लेवल इतना इंक्रीज कर देते हैं जो कि मोर देन 3500 यूनिट से भी ज़्यादा हो जाता है। उस समय हमको ये सिंड्रोम देखने मिलता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम डॉक्टर की गलती की वजह से, या हो सकता है कि चेकअप अच्छे से ना हो उसकी वजह से होता है। तो ये पेशेंट में क्या होता है, जब एस्ट्रोजन इतना बढ़ जाता है 3500 से ज़्यादा, कभी कभी 8000 तक पहुंच जाता है ना। नॉर्मली प्रेगनेंसी के समय जो अपना जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उसमें एस्ट्रोजन का जो पीक आता है, तो पीक के समय कितना होता है,
150 to 200 यूनिट रिलीज़ होता है। अब देखो यहाँ पे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम में 3500 से 8000 यूनिट मतलब कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके वजह से ही हम लोग को ये वाला देखने मिलता है सिंड्रोम। तो अब इसमें होता क्या है, जब एस्ट्रोजन में भी E2 E3 होता है, E2 होता है, तो E2 को एस्ट्राडायोल बोलते हैं, एस्ट्राडायोल। तो एस्ट्राडायोल जब बढ़ जाता है, ये है एस्ट्राडायोल की वैल्यू। एस्ट्राडायोल की जब वैल्यू बढ़ जाती है तो हम लोग को ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम देखने मिलता है। तो इसमें होता क्या है, जब एस्ट्राडायोल की वैल्यू मोर देन 3500 से लेकर के 8000 इतना हाई हो जाती है, तो इस समय क्या होता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्रोरेनिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, ये सारे मिलके इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। ये क्या करते पता है क्या, बाय द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है इन लोग का होता है वेजो डायलेशन, एक्सेसिव वेजो डायलेशन। एक्सेसिव इतनी ज़्यादा वेजो डायलेशन हो जाती है कि क्या होता है, अपने बॉडी में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक होता है, थर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड स्पेस। यदि मैं इसका एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल है एब्डोमिनल कैविटी, पेरिकार्डियम, प्लूरा, तो ये सब थर्ड स्पेस में गिने जाते हैं। तो इसमें इतना वेजो डायलेशन होता है, इतना मतलब होता है कि थर्ड स्पेस के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है। तो इसमें क्या होगा, असाइटिस होगा, पेशेंट के अंदर असाइटिस देखने मिलेगा। असाइटिस के साथ साथ प्लूराइटिस, प्रोलिफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस देखने मिल सकता है। तो असाइटिस इतना प्रोमिनेंट मतलब 6-7 लीटर फ्लूइड यदि एब्डोमेन में भरने लगता है, तो कभी कभी इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो जो डायफ्राम होता है अपना, जो डायफ्राम होता है जिसके ऊपर अपने जो लंग्स आके बैठते हैं ना, डायफ्राम, ये डायफ्राम यहाँ पे फ्लूइड इतना सारा है कि डायफ्राम नीचे जा ही नहीं पाता, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी इतना सीवियर असाइटिस हो जाता है कि डायफ्राम नीचे जा नहीं पाता, पेशेंट सांस लेने में दिक्कत आती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन मतलब डिस्पनिया की वजह से कोलैप्स कर जाता है। तो असाइटिस सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर हमें देखने मिलता है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम में। तो अभी देखो इतना सारा वेजोडाइलेशन हो गया है, ये सब निकल गया है, ठीक है। तो ये सब इसका ट्रीटमेंट अब कैसे करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट सीधी सी बात है। देखो इतना सारा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो बीपी भी साथ साथ गिरेगा। तो जैसे ही वो लोग आएंगे तो उसको क्या देना है, फ्लूइड देना है, ओरली भी देना है, ओरली प्लस आईवी दोनों फ्लूइड देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 6 से 7 लीटर फ्लूइड यदि आप रोज़ टैपिंग करके, एब्डोमेन की टैपिंग और प्लूरा का टैपिंग करके निकालोगे तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो उसको फ्लूइड देना पड़ेगा हम लोग को। और प्लस ये जो वेजो डायलेशन है इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोटीन विटीन बहुत कुछ लॉस हो जाता है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने को कोलॉइड्स देना पड़ता है। एक होता है क्रिस्टेलॉइड, जो आईवी हम लोग फ्लूइड चढ़ाते हैं। एक होता है क्रिस्टेलॉइड जिसमें नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइज ये सब होते हैं। एक होता है क्रिस्टेलॉइड जिसके अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ाने की कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर एल्ब्यूमिन ये सब होता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट एल्ब्यूमिन होता है इसमें। एल्ब्यूमिन दोगे तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो फ्लूइड लॉस कम से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम का। और एक चीज़ और है, हाँ, जब आईवीएफ के समय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब करते हैं, तो जब हमको ये कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, एग्स जो 10-15 एग्स जो कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी से। तो ये इसके पहले मतलब ये एग कलेक्ट करने के पहले हम लोग ओवुलेशन के लिए ना उसको हार्मोन्स देते हैं पेशेंट को। वो हार्मोन्स का नाम होता है HMG।
ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन और एम से क्या है यार, कुछ तो है, ये हार्मोन देते। तो इसके वजह से क्या होता है, कभी कभी ये जो HMG बोल दो, नहीं तो HCG बोल दो, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन देते। तो ये हार्मोन की वजह से कभी कभी ये जो कंडीशन होती है, जो एस्ट्राडायल की वैल्यू होती है, ये और वर्सन हो जाती है, ठीक है। तो यदि हमको लग रहा है पेशेंट के अंदर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, तो हमको IVF वहीं पे इंटरप्ट कर देना चाहिए, ना कि उसको कंटिन्यू करके HCG का इंजेक्शन देके और उसको सीवियर क्रिटिकल करके फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अब इसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो क्लासीफाई किया है डॉक्टर माथुर ने। डॉक्टर माथुर जो है वो भी लंदन में फर्टिलिटी एक्सपर्ट है और वेल नोन डॉक्टर है। तो उनका क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल। यदि ओवरी की साइज़ लेस देन 8 सेंटीमीटर है तो माइल्ड है, और इस कंडीशन में हमको असाइटिस देखने नहीं मिलता है। दूसरा कंडीशन है यदि 8 से लेके 12 है तो इसमें हम लोग को असाइटिस देखने मिलेगा, लेकिन सिर्फ सोनोग्राफी पे। सीवियर और क्रिटिकल में 12 से ज़्यादा यदि हो जाएगा तो इसमें हम लोग बोलते हैं सीवियर, और उससे भी ज़्यादा हो जाए तो क्रिटिकल। इसमें हम लोग को नॉर्मल असाइटिस देखने मिलता है। यदि हम लोग नॉर्मल असाइटिस में ट्रीट नहीं करेंगे और वो HCG का इंजेक्शन भी दे देंगे तो क्रिटिकल हो जाएगा पेशेंट। तो ये क्लासिफिकेशन है जो कि वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, माथुर्स क्लासिफिकेशन। तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम यही था, और इसका जो कॉज होता है याट्रोजेनिक बोले तो हमारी डॉक्टर्स की गलतियों की वजह से कभी कभी पेशेंट में डेवलप हो जाता है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। जबकि हम क्या चाहते थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ताकि वो लोग यदि बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे तो हम लोग IVF से बच्चा पैदा करने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से, याट्रोजेनिक कॉज की वजह से ये डेवलप हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम।